तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री एंड हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जो जब तक जिंदा थे इजराइल के नाक में दम करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यासिर अराफात की, आज़ाद फिलिस्तीन के पहले राष्ट्रपति। यासिर अराफात के भारत के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। गांधी नेहरू परिवार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी थे उनके। कई बार उन्होंने भारत का दौरा भी किया। कहते हैं उस दौर में जितने भी यासिर नाम रखे गए थे वो सब यासिर अराफात के नाम के ऊपर ही रखे गए थे। यासिर अराफात का एक बहुत मशहूर किस्सा है। बात है 1974 की। 1974 में यूएन में मीटिंग होनी थी। उस वक्त तक फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला था, जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने अपने आप को एक राष्ट्र घोषित कर दिया था। अब फिलिस्तीन की तरफ से यासिर अराफात को यूएन में बुलाया जाता है, लेकिन यासिर अराफात उस मीटिंग में जाते तो हैं, उनके पास किसी देश की अध्यक्षता होती नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन उस वक्त देश बना हुआ नहीं था। तो यासिर अराफात बिना किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पे वहाँ जाते हैं। यासिर अराफात की एक पहचान थी कि वो जब भी जाते थे कहीं भी तो अपने साथ एक पिस्टल रखते थे। अब जब यूएनए की मीटिंग में गए, जब भी पिस्टल रखे गए थे। हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यूएनओ ने उन्हें पिस्टल अंदर ले आने से मना कर देते हैं। अब यासिर अराफात बिना पिस्टल के जाना नहीं चाहते थे। अब यासिर अराफात का जाना ही बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी यासिर अराफात के भाषण के लिए। तो एक बात तय होती है कि यासिर अराफात पिस्टल तो ले आएंगे, लेकिन उसके कारतूस जो होंगे वो उन्हें बाहर जमा करा के जाने पड़ेंगे। यासिर अराफात इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं। यासिर अराफात खाली पिस्टल लेके अंदर चले जाते हैं। जब यासिर अराफात अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं तो उनके एक हाथ में जैतून की टहनी होती है और दूसरे हाथ में वो खाली पिस्टल होती है, अपने साथ लाए थे। उस वक्त तक जैतून की टहनी को शांति का प्रतीक माना जाता था। तो यासिर अराफात उस वक्त कहते हैं कि मेरे एक हाथ में जैतून की टहनी है और दूसरे हाथ में स्वतंत्रता सेनानी का पिस्टल है, यानी हथियार है। मेरे हाथ से इस जैतून की टहनी को गिरने मत देना, भले ही ये हथियार गिर जाए। उनका कहना साफ था कि आप मेरे द्वारा बनाई गई शांति को बनाए रखें, इस शांति को भंग न करें, भले ही इस अशांति के हथियार को मुझे छोड़ना पड़ जाए। उनकी इस स्पीच के बाद पूरी यूएनओ ने उनके ऊपर तालियां बजाई। इस स्पीच के बाद उन्हें नोबेल प्राइज में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने का यासिर अराफात जो पहले इसराइल के बहुत खिलाफ थे, जिन्होंने 1964 में पीएलओ नाम का संगठन भी बनाया था, जिसका काम यह था कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद करना। अब वो यासिर अराफात इस नोबेल प्राइज मिलने के बाद शांति का रास्ता ढूंढते हैं। कहते हैं कि शांति से इन दोनों देशों के बीच का मसला हल होता है, तो हमें शांति से बातचीत करनी चाहिए। अब बात आती है 1994 की। 1994 में अच्छा, इस बीच में एक बात और हुई थी। जब उन्होंने ये स्पीच दी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देना शुरू कर दिया था। अब बात है 1994 की। 1994 में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के तहत इसराइल गाजा के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ देता है। ये वही गाजा था जिसने इसराइल ने जिसे 1967 की जंग के दौरान कब्जे में लिया था। जब इसराइल गाजा के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ता है तो यासिर अराफात वापस गाजा जाते हैं। जब वो गाजा वापस जाते हैं तो लाखों लोग उनका हीरो की तरह स्वागत करते हैं, रोड पे जाम लगा देते हैं। पूरी पब्लिक, मतलब इसराइल फिलिस्तीन की पूरी जनता रोड पर होती है, उनका एक हीरो की तरह इस्तकबाल करती है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, दोनों देशों के बीच में शांति भी बनी हुई थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन बात खराब होती है सन 2001 में। सन 2001 में बात खराब होने के पीछे रीजन तो खुद यासिर अराफात ही थे। अब इसराइल यासिर अराफात के सामने प्रस्ताव रखता है कि आप इस लाइमलाइट से, इन सुर्खियों से अपना आपको दूर कर लीजिए, तो हम बाकी की बातचीत का रास्ता है, शांति का रास्ता है, उसे करने के लिए तैयार है फिलिस्तीन के साथ। अब यासिर अराफात फिलिस्तीन की खुशी के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, इस सब के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने आप को लाइमलाइट से दूर कर लेते हैं। कोई बात नहीं,
उसके बाद सन 2003 में फिर फिलिस्तीन के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के अंदर फिलिस्तीन का पहला प्रधानमंत्री बनता है महमूद अहमद, माफ करना, शायद महमूद अहमद ही नाम था उनका। महमूद अहमद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की जनता उन्हें नकार देती है। माफ करना, महमूद अब्बास नाम था। महमूद अब्बास पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की जनता उन्हें नकार देती है। उसके पीछे वजह थी यासिर अराफात, क्योंकि यासिर अराफात का इतना बड़ा कद था फिलिस्तीन के लोगों के बीच में, किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे अपने नेता के रूप में। खैर, जब महमूद अब्बास इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं अहमद कुरई। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर सिर्फ अपना जो नेता मानती थी, वो मानती थी यासिर अराफात को। यासिर अराफात की उस टाइम तूती बोलती थी। यासिर अराफात के टक्कर का कोई फिलिस्तीन के अंदर नेता नहीं था, लीडर नहीं था। अब ये बात इसराइल को खटक जाती है और इसराइल एक फैसला करता है। इसराइल यासिर अराफात को नजरबंद करने का फैसला करता है। अब यासिर अराफात को उनके होम टाउन रमल्ला के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। अब जो कि उम्र भी हो चली थी, 70-72 साल के तकरीबन उम्र होगी यासिर अराफात की उस वक्त। अब उनकी सेहत में भी थोड़ा बिगाड़ होना शुरू होता है। अब सेहत में बिगाड़ होता है तो इस बीच में जॉर्डन कूदता है। जॉर्डन के इजराइल के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। जॉर्डन इजराइल से कहता है कि आप यासिर अराफात को इलाज के लिए यहाँ भेज दीजिए। इजराइल इस बात को मान जाता है और यासिर अराफात को जॉर्डन ले आया जाता है। यहाँ से उन्हें इलाज के लिए फ्रांस के शहर पेरिस में एक सिपाही हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है। जब वो एडमिट होते हैं तो कई बार इस तरीके की खबर आती है कि यासिर अराफात की डेथ हो चुकी है, जिसका खंडन फ्रेंच सरकार खुद आके करती है कि ये सब अफवाह है। लेकिन 11 नवंबर सन 2004 को यासिर अराफात की सुबह ही सुबह डेथ हो जाती है। इस चीज की पुष्टि फ्रेंच गवर्नमेंट खुद करती है और इस सब में उनके साथ उनकी वाइफ सोहा साथ में थी उनके। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें उनके होम टाउन रमल्ला में ही दफनाने के लिए लाया जाता है। लेकिन जब वो फ्रांस में थे तो उनकी बीवी ने उनका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। और उनकी डेड बॉडी उनके होम टाउन रमल्ला आ जाती है, जहाँ उन्हें दफनाया जाता है और बात आई गई होगी। उसके बाद कुछ शुरुआत शुरू होती है कि यासिर अराफात की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था, उनके खिलाफ साजिश की गई थी और भी बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ चैनल है अरबी अल जजीरा सुहा से रब्ता करता है और कहता है कि हम यासिर अराफात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। सुहा इस चीज़ के लिए राजी हो जाती हैं और अल जजीरा काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद एक यासिर अराफात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेता है। जब यासिर अराफात के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तैयार कर ली थी तो उसमें बहुत हैरत अंगेज खुलासा करते हैं। खुलासा ये था कि यासिर अराफात की मौत हुई थी वो किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। जब ये बात आम होती है तो फिलिस्तीन की जनता में आक्रोश बढ़ जाता है। फिलिस्तीन की जनता कहते हैं कि हम इस चीज़ का बदला लेंगे। अब फिलिस्तीन की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान कि करें तो करें क्या। इस बीच फिलिस्तीन की गवर्नमेंट सोहा से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम यासिर अराफात की बॉडी को कब्र में से निकाल के उनका दोबारा से फोरेंसिक जांच कराना चाहते हैं ताकि सच सामने आए। इस बीच इसराइल के ऊपर भी बहुत से लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन इसराइल ने इस चीज़ को नकार दिया। इसराइल या मोसाद ने इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा, इसमें हमारा हाथ है। इसराइल के लगा इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब जब उनकी कब्र में से निकालने के लिए बात हुई तो सोहा ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी, क्योंकि मामला धार्मिक हो गया था। जब मुसलमानों में ज़्यादातर दफनाने के बाद कब्र से निकाला नहीं जाता है। खैर, इजाज़त मिल जाती है। फोरेंसिक जांच की टीम 3 देशों के लोगों की टीम बनती है। उसमें था फ्रेंच, जहाँ पर यासिर अराफात की डेथ हुई थी। एक था स्विस जिसने खुलासा करा था अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कि यासिर अराफात को जहर दे के मारा गया है। और उसमें एक था रशिया। जी हाँ, रशिया दोनों तरफ से न्यूट्रल था। रशिया के बारे में ये दोनों देशों को ख्याल जाता है कि रशिया जो फैसला करेगा सही करेगा, क्योंकि रशिया के दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे। इन तीनों देशों की टीम, फोरेंसिक टीम होती हैं, वो जांच करती हैं और अब उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं। लेकिन रिपोर्ट देने से पहले अल जजीरा एक और खुलासा करता है, और खुलासा ये करता है कि जो जांच करी इन तीनों देशों में, इसमें से सिर्फ स्विस ने ही ये पाया है कि यासिर अराफात की मौत ये हुई थी वो जहर देने से हुई थी। बाकी दोनों देशों ने इस चीज़ से इंकार कर दिया। होता भी यही है। जब रिपोर्ट आती है तो यही निकलता है
कि दोनों देश फ्रेंच और रशिया ने इस चीज से इनकार कर दिया कि यासिर अराफात को कोई जहर दिया गया था, जबकि स्विस इस चीज को मानता है कि उनके शरीर में 18% ज्यादा मात्रा थी जहर की, लेकिन इस चीज से ये प्रूफ नहीं होता कि उनकी मौत जहर से हुई है या फिर इजराइल ने ही उनका कत्ल करा है या मोसाद इसके पीछे मोसाद की साजिश थी। तो ये थी यासिर अराफात की कहानी, जिनकी मौत आज भी लगभग 19 साल हो गए, इस बात को आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।